नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन में हम समझ रहे हैं इंडक्शन मोटर की डिजाइन को, जिसमें हम आउटपुट इक्वेशन और स्पेसिफिक लोडिंग की मदद से मशीन के मेन फ्रेम की डायमेंशंस निकालेंगे और दूसरी बातें करेंगे। लेकिन आज शुरुआत करते हैं इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन फीचर्स के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो लेसन। यहाँ ये बताना आवश्यक रहेगा कि हम हमारी सारी लर्निंग वीडियोस के नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीपीटी के रूप में शेयर करते हैं, जिनकी मदद से आप अपनी स्टडीज को इंप्रूव कर सकते हैं। जब हर्ट्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में अपना फेमस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसी साल 1888 में निकोल टेस्ला ने इंडक्शन मोटर का इन्वेंशन किया और बहुत चमत्कारी रूप से स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स में जब साइनोसॉइडल एक्साइटेशन दिया गया तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की एक्शन से मोटर एक्शन डेवलप हो गई। और इस कंस्ट्रक्शन ने और डिजाइन ने बहुत जल्दी ही प्राइम मूवर के रूप में न केवल डीजल इंजन को रिप्लेस कर दिया बल्कि डीसी मोटर्स को भी रिप्लेस कर रही है। आज की तारीख में इंडक्शन मोटर्स सबसे पॉपुलर प्राइम मूवर्स हैं हमारी इंडस्ट्रीज की एप्लीकेशंस के लिए और एग्रीकल्चर पंप सेट्स के लिए। इनकी डिजाइन सिंपल है, कंस्ट्रक्शन बहुत रग्ड है, ऑपरेशन में ये बहुत ज्यादा रिलायबल है, मेंटेनेंस की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। सप्लाई देने के बाद सीधी मेन सप्लाई से सेल्फ स्टार्ट हो जाती हैं, अच्छी एफिशिएंसियां रखती हैं और सबसे खूबसूरत बात है इनिशियल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा कम है। हम इन मोटर का इस्तेमाल सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में, कन्वेयर बेल्ट्स में, फैंस में, कंप्रेशर्स में, कंप्रेसर्स में, मशीनिंग्स में, ड्रिल्स में सभी जगह कर रहे हैं। आज की स्थिति में हमारी टोटल एनर्जी कंजम्पशन का सबसे बड़ा हिस्सा इंडक्शन मोटर्स का है, जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन का लगभग 60 to 70% हो सकता है। एक 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का एक्सप्लोडेड व्यू यहाँ दिखाया हुआ है। इसके मेन कंपोनेंट में स्टेशनरी आर्मेचर, रोटेटिंग रोटर का जो कंडक्टर स्ट्रक्चर है वो एक मैग्नेटिक सर्किट में इंसुलेशन के साथ अरेंज किया हुआ है। मशीन में पावर ट्रांसफर के लिए रिक्वायर्ड बियरिंग और शाफ्ट के मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं और हीट के दौरान जो लॉसेज जनरेट होती है उन्हें डेसिपेट करने के लिए कूलिंग के अरेंजमेंट्स किए हुए होते हैं। आर्मेचर में अल्टरनेटिंग एक्साइटेशन से रोटर के चारों तरफ एयर गैप में एक रिक्वायर्ड अमाउंट का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है। इसे जनरेट करते समय हमारी आयरन कोर में आयरन लॉसेस कम होने चाहिए, वाइंडिंग में कॉपर लॉसेस कम होने चाहिए और वो अल्टरनेटिंग एक्साइटेशन यहाँ रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ से जो करंट प्रोड्यूस करता है उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क से शाफ्ट पर मैकेनिकल पावर डेवलप होती है। रोटर और स्टेटर के कंडक्टर में सफिशिएंट करंट कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, उनमें लॉसेस कम होने चाहिए और टेम्परेचर राइज विद इन लिमिट रहनी चाहिए। हमारे स्टेटर में जो हम इंसुलेशन इस्तेमाल करते हैं वो मशीन के लाइव करंट कैरिंग कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से न केवल सेपरेट रखेगा बल्कि करंट को प्रेस्क्राइब्ड कंडक्टर पाथ्स में सर्कुलेट करके रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस बनाएगा, जो हमारी कूलिंग और ये जो फ्रेम पर फिन्स वगैरह बनी हुई है वो वेंटिलेशंस को बढ़िया करके टेम्परेचर राइज को कंट्रोल करेगी। मशीन के सारे जो कंपोनेंट है वो रोबस्ट, मजबूत और इकोनॉमिकल होने चाहिए। सभी रोटेटिंग मशीन्स की भांति ही इंडक्शन मोटर के भी 2 भाग हैं, एक स्टेशनरी स्टेटर या आर्मेचर और दूसरा रोटेटिंग रोटर। इनकी डिटेल्स को समझते हैं। जो स्टेशनरी स्टेटर या आर्मेचर इंडक्शन मोटर का आउटर स्ट्रक्चरल पार्ट है, इसमें ज्यादा वोल्टेज और करंट के साथ ज्यादा पावर इन्वॉल्व है और हम हमारी मशीनों में ज्यादा पावर वाले हिस्से को आर्मेचर कहना पसंद करते हैं। इस स्टेटर का जो आउटर सिलेंड्रिकल फ्रेम है उसे हम हाउसिंग कहते हैं। हाउसिंग में मशीन के सभी दूसरे हिस्सों को जगह मिलती है। ये उन्हें बाह्य वातावरण परिस्थितियों से बचाव देता है और ऑपरेशन के दौरान जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके डेसिपेशन में भी मदद करता है। इस हेतु हमारी फ्रेम में कूलिंग सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए इस तरह से फिन्स प्रोवाइडेड होती हैं। स्टेटर का जो फ्रेम है, हाउसिंग है, वो शीट स्टील की बनाई जा सकती है। सस्ती मशीनों में छोटे आकार की कंडीशंस में ये कास्ट आयरन का स्ट्रक्चर हो सकता है या एल्युमिनियम की कास्टेड बॉडी हो सकती है। मशीन के हाउसिंग फ्रेम के अंदर आर्मेचर का मैग्नेटिक स्ट्रक्चर स्टेटर कोर को प्रेस करके फिट किया हुआ होता है।
आर्मेचर कोर एक होलो सिलेंड्रिकल स्पेस बना लेती है जिसके अंदर मोटर की वर्किंग बनती है। हम आर्मेचर कोर को इस तरह की सर्कुलर लेमिनेशन से बनाते हैं जिनमें अंदर की साइड्स में स्लोट्स काट कर टीथ और स्लोट्स बनाए हुए होते हैं। इन लेमिनेशंस की थिकनेस 0.3 से 0.6 mm के बीच में हो सकती है। हर लेमिनेशंस के दोनों तरफ हम कॉइलिन वार्निश की लेयर लगा के इंसुलेट करते हैं ताकि एडी करंट्स को कम रखा जा सके। और जो कोर का स्पेशल नॉन ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील है वो हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम रखता है। ऐसी लेमिनेशंस को एक के ऊपर एक तह बना के प्रेस में हाइड्रोलिक प्रेशर्स के साथ दबाकर रिवेट कर दिया जाता है और इस रिवेटेड स्ट्रक्चर को फ्रेम के अंदर फिक्स कर दिया जाता है। जो कोर में इस तरह के सेमी एनक्लोज टीथ के साथ स्लोट्स बने हैं इनमें पेपर इंसुलेशन लगाकर 2 लेयर में मल्टी टर्न वाइंडिंग के टर्न्स को इंसुलेशन के साथ अकोमोडेट कर दिया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस से कंडक्टर बाहर ना निकले इसलिए स्लोट्स के ऊपर के हिस्से में इस ओपनिंग को एक वैज से क्लोज कर दिया जाता है। स्टेटर फ्रेम में जो होलो सिलेंड्रिकल आर्मेचर कोर है उसकी इनर पेरिफेरी में यहाँ स्लोट्स बने हुए हैं। इन स्लोट्स में स्लोट इंसुलेटर लगाकर 2 लेयर में इंटरलेयर इंसुलेशन के साथ वाइंडिंग के टर्न्स को एक पोल का फेज ग्रुप बनाते हुए वाइंडिंग के टर्न्स को अड़ोस पड़ोस के कुछ कंडक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके 3 फेज के लिए तीनों फेजेस में स्पेस में 120 डिग्री का इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट बना के वाइंडिंग को फॉर्म किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टेटर की वाइंडिंग है वो 3 फेज की 120 डिग्री स्पेस डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है। मोटर की वाइंडिंग में कंडक्टर्स अक्सर मल्टी टर्न्स होते हैं और उन्हें हम स्टेटर के सेमी इनक्लोज स्लोट्स में वाउंड करते हैं ताकि मोटर में स्टेटर रोटर के बीच में एयर गैप का रिलेक्टेंस कम रखा जा सके और मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट कम होकर मोटर का ऑपरेटिंग पावर फैक्टर अच्छा रखा जा सके। मोटर की वर्किंग के दौरान हार्मोनिक टॉर्क्स ज्यादा ना डेवलप हो इसके लिए हम जो वाइंडिंग है उसे फुल पिच 2 कंडक्टर साइड पूरी पोल पिच की बजाय कुछ शॉर्ट पिच्ड होती हैं। इस शॉर्ट पिचिंग से न केवल हमारा ओवरहैंग का कंडक्टर सेक्शन कम होने के कारण कॉस्ट सेविंग होती है बल्कि हार्मोनिक टॉर्क में भी इफेक्टिव रिडक्शंस आती हैं। हम जब मोटर की डिजाइन करते हैं तो 3 फेज की मशीन्स अगर 4 पोल के लिए बनाई गई है तो स्लोट पर पोल पर फेज को इंटीजर रखने के लिए जो स्लोट्स की कुल संख्या है वो 12 की मल्टीपल 12, 24 या 36 रखी जाएगी। अक्सर हम एक बेहतर डिजाइन के लिए स्लोट पर पोल पर फेज को 3 या 4 इंटीजर रखते हैं और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड और शॉर्ट पिचिंग से हार्मोनिक टॉर्क्स कम हो जाते हैं। मल्टी टर्न वाइंडिंग के कंडक्टर का टोटल क्रॉस सेक्शन मशीन के पर फेज करंट रेटिंग के हिसाब से होता है और वाइंडिंग में जो हम पर फेज टर्न्स का इस्तेमाल करते हैं वो मोटर की वोल्टेज रेटिंग के अनुसार लिया जाता है। हम वाइंडिंग को सुटेबल नंबर ऑफ पोल्स के लिए डिजाइन करते हैं और तीनों फेज की जो 6 टर्मिनल्स हैं वो यहाँ बाहर टर्मिनल बॉक्स पे ले आते हैं और इन्हें हम बाहर से इच्छा अनुसार स्टार या डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम इस तरह की 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली स्पेस डिस्प्लेस 3 फेज वाइंडिंग में 3 फेज का इलेक्ट्रिकली 120 डिग्री टाइम डिस्प्लेस एक्साइटेशन देते हैं तो आर्मेचर कोर में रोटर के चारों तरफ एयर गैप में एक सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट होने वाला रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। यह बहुत आश्चर्यजनक था कि वाइंडिंग में स्टेशनरी सिर्फ 3 फेज की वाइंडिंग को स्पेस डिस्प्लेस किया गया है और उसमें टाइम डिस्प्लेस एक्साइटेशन किया गया है तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक इफेक्ट है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और कांस्टेंट स्पीड का एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन गया है। इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो रोटेशन स्पीड है जिसे हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं जिसके साथ कुछ स्लिप के साथ मोटर की ऑपरेटिंग स्पीड बनती है, ये सिंक्रोनस स्पीड मोटर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी और मोटर में नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड करती है और हम मोटर में पोल बदलकर मोटर की ऑपरेटिंग स्पीड्स को बदल सकते हैं। इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग पार्ट को रोटर कहते हैं। रोटर के स्ट्रक्चर को मोटर के स्टेटर के बीच में मोटर के फ्रेम के साथ जो एंड शील्ड्स होती हैं उनके साथ बियरिंग सपोर्ट में एक शाफ्ट के साथ इस तरह से लगाया जाता है कि रोटर घूमते समय भी पूरी तरह से कंसेंट्रिक रहे और रोटर और स्टेटर के बीच में एक मामूली सा, जैसा यहाँ ग्रीन हाईलाइट में दिखाया गया है, इसे इनलार्ज करके यहाँ दिखाया गया है, एयर गैप मेंटेन रहे। जब स्टेटर स्लोट्स में स्पेस डिस्प्लेस 3 फेज की वाइंडिंग को टाइम डिस्प्लेस एक्साइटेशन देते हैं तो वो यहाँ एयर गैप में सिंक्रोनस स्पीड से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और अगर रोटर के कंडक्टर के रोटेशन की स्पीड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से डिफरेंट होती है तो रिलेटिव स्पीड के अनुसार रोटर के कंडक्टर में फ्लक्स के चेंज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन से इंड्यूस्ड करंट्स आ जाते हैं। तो रोटर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, करंट का फ्लो,
होता है या वोल्टेज इंड्यूस होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से होती है। रोटर को किसी भी प्रकार के सप्लाई कनेक्शन देने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए इस तरह की मोटरों को हम इंडक्शन मोटर कहते हैं। और हम स्टेटर को एक इंडक्शन मोटर की प्राइमरी वाइंडिंग मानते हैं और रोटर को हम एक शॉर्ट सर्किटेड सेकेंडरी वाइंडिंग मानते हैं। रोटर को भी हम सर्कुलर लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बनाते हैं जिनमें दोनों तरफ वार्निश कॉइलिन का इंसुलेशन प्रोवाइड है। लैमिनेशंस को एक बार फिर हाइड्रोलिक प्रेशर्स में दबाने के बाद एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें आउटर पेरिफेरी में रोटर कोर के स्लोट्स के कारण इस तरह की ओपनिंग्स आ जाती हैं। मोटर के ऑपरेशन के दौरान नॉइस वाइब्रेशन कम हो, मोटर कॉगिंग की प्रॉब्लम ना करे, अर्थात मोटर सप्लाई देने के बाद चलने से मना करने लगे या क्रावलिंग ना करे, सब सिंक्रोनस स्पीड पे कंटिन्यूअस रोटेट करने लगे, ऐसी स्थितियां ना होए, इसलिए हम स्टेटर के स्लोट जिसे हमने यहाँ नीली लाइन से शो किया है उसके रेस्पेक्ट में हम रोटर के स्लोट को थोड़ा टेढ़ा स्क्यू कर देते हैं। जो प्रैक्टिस है वो रोटर के स्लोट को इतना स्क्यू करना है कि वो आधे हिस्से में स्टेटर के टीथ के नीचे आए और आधे हिस्से में स्टेटर के स्लोट्स के हिस्से में आए, ताकि उसमें हार्मोनिक जो फ्लक्स पल्सेशंस हैं वो एक ही पोलैरिटी के दोनों पोल्स के हो जावे, तो हार्मोनिक्स के असर हैं वो रोटर कंडक्टर्स में खत्म हो जाएं और रोटर हार्मोनिक टॉर्क्स ना बनाए, नॉइज और वाइब्रेशन कम रखे और उसमें कॉगिंग और क्रावलिंग की प्रॉब्लम्स ना आए। अगर स्टेटर और रोटर के स्लोट्स की संख्या बराबर रहेगी तो ऐसी मोटर में कॉगिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी मोटर स्टार्ट होने से रिफ्यूज कर सकती है। ऐसी मोटरों में क्रावलिंग की समस्या भी हो सकती है कि मोटर सब सिंक्रोनस स्पीड पे सिंक्रोनस से 1/5 या 1/7 स्पीड पे चलने लगे और इनमें नॉइज और वाइब्रेशंस के लेवल भी ज्यादा हो सकते हैं। तो हम लोग स्टेटर के तो स्लोट्स हैं वो एसपीपी को इंटीजर रखते हुए डिजाइन करते हैं, अर्थात अगर 3 फेज की 4 पोल की मशीन्स बनाई जा रही है तो स्टेटर में स्लोट्स की संख्या 12 का मल्टीपल 12, 24, 36, 48 ऐसे लिए जाएंगे ताकि हमारा एसपीपी पूर्णांक रूप में रहे। और रोटर के स्लोट्स हैं वो स्टेटर से 15 से 30% कम या ज्यादा दोनों लिए जा सकते हैं। हम स्टेटर और रोटर के स्लोट्स की संख्या का अंतर है उसे 1, 2 पोल की संख्या के बराबर, पोल से दुगना या पोल की संख्या +1 और पोल की संख्या +2 नहीं लेंगे। अर्थात अगर हमारी 4 पोल की मशीन है तो रोटर और स्टेटर में जो स्लोट्स की संख्या है उनका अंतर 1, 2, 4, 5, 6 और 8 नहीं होना चाहिए, अर्थात जो स्वीकृत रोटर और स्टेटर की स्लोट्स की संख्या का अंतर है वो 3 या 7 लिया जा सकता है। सिलिकॉन स्टील की लैमिनेशन से जो सिलेंड्रिकल कोर बनती है उसमें इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर के रोटर 2 रूप रखते हैं। एक को हम स्क्वायर केज रोटर कहते हैं जिसमें हम कॉपर या एल्युमिनियम की छड़ों को, बार्स को इन स्लोट्स में इंसर्ट्स करके दोनों तरफ ब्रेजिंग या वेल्डिंग से एंड रिंग से शॉर्ट कर देते हैं। यहाँ स्लोट्स में हमने कंडक्टर्स डाले और उन्हें दोनों तरफ एंड रिंग से शॉर्ट सर्किट कर दिया है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो यूरोप में जो पालतू जानवर स्क्वैल गिलहरी पाली जाती है उसके पिंजरे के जैसा है, इसलिए इस तरह के रोटर वाइंडिंग कंस्ट्रक्शन को स्क्वैल केज कंस्ट्रक्शन, रोटर को स्क्वैल केज रोटर और मोटर को स्क्वैल केज मोटर कहा गया। जो बहुत छोटी फिजिकल साइज की मोटरें हैं उसमें हम एल्युमिनियम को पिघला कर प्रेशर के साथ डाई कास्टिंग करके एक सिंगल मशीनिंग ऑपरेशन से वाइंडिंग, एंड रिंग, शॉर्ट सर्किटिंग और कूलिंग फैन की फिन्स वगैरह बना सकते हैं। इस तरह का जो स्क्वैल केज रोटर है उसकी वाइंडिंग में जो एडी करंट से करंट का फ्लो इंड्यूस्ड करंट बनाएगा उसका पैटर्न स्टेटर वाइंडिंग के करंट के माफिक हो जाएगा। तो हमारा जो रोटर है वो सिंगल फेज और 3 फेज मोटर दोनों के लिए एक जैसा हो सकता है और वो मोटर में, स्टेटर में अगर हम पोल बदलते हैं तो रोटर अपने पोल अपने आप बदल देगा। तो हम कह सकते हैं कि जो सेम स्क्वैल केज रोटर है वो सिंगल फेज और 3 फेज दोनों की मोटरों में इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर हम स्टेटर में पोल बदलकर किसी भी प्रकार का स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं तो स्क्वैल केज का रोटर उसके साथ भी अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा। एक स्क्वैल केज रोटर में रोटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस फिक्स हो जाता है, इसे हम बाहर से अल्टर नहीं कर सकते हैं। एक रोटर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट और फुल लोड स्पीड की जो स्लिप है उसके बीच में कॉम्प्रोमाइज करते हुए तय किया जाता है। अगर हम रोटर में ज्यादा रेजिस्टेंस के साथ
कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमारी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक काली की बजाय यहाँ लाल रंग की हो जाएगी। इससे हमारी स्टार्टिंग परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, टॉर्क ज्यादा बनेगा, स्टार्टिंग करंट कम होगा। लेकिन हमारी जो रनिंग परफॉर्मेंस है, फुल लोड टॉर्क पे जो स्लिप है वो बढ़ जाएगी। इससे रोटर में कॉपर लॉसेस ज्यादा होंगे, एफिशिएंसी कम आएगी। तो हम एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट और स्टार्टिंग की रिक्वायरमेंट के कॉम्प्रोमाइज के हिसाब से रोटर का रेजिस्टेंस डिजाइन करते हैं। जो हमारे इस तरह के स्क्वायल केज रोटर हैं जिसमें रोटर की वाइंडिंग के लिए किसी भी प्रकार का इंसुलेशन नहीं लगाया गया है, वो सबसे पॉपुलर जनरल पर्पज रोटर्स हैं जो बहुत ज्यादा मजबूत, मेंटेनेंस फ्री हैं और बहुत इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन है, जिसे बहुत कम या ना के बराबर मेंटेनेंस की आवश्यकता है। एक स्क्वायल केज रोटर में बाहर से एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस नहीं लगाया जा सकता, तो हम इसकी स्टार्टिंग परफॉर्मेंस को इंप्रूव नहीं कर सकते। टॉर्क को इंक्रीज करना और स्टार्टिंग करंट को डिक्रीज करना स्क्वायल केज रोटर में पॉसिबल नहीं है। और ऐसी मोटर ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है और वो नो लोड से फुल लोड के बीच में एक मामूली सी स्लिप के साथ स्पीड का वेरिएशंस कर पाएंगी। इनमें स्पीड कंट्रोल भी अगर हमारे पास वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई नहीं है तो संभव नहीं है। ऐसी मोटरों का स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, स्टार्टिंग करंट ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन है। लेकिन रोटर में इस तरह से ओवरहैंग छोटे होने के कारण लीकेज फ्लक्स कम होने से लीकेज रिएक्टेंस कम है, तो इसका जो मैक्सिमम पुल आउट टॉर्क का मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होगा, रनिंग पावर फैक्टर बेटर होगा, एफिशिएंसियां अच्छी होंगी और ओवरलोड कैपेसिटीज भी बढ़िया होंगी। यहाँ एक स्क्वायल केज रोटर में बहुत खूबसूरत बात है, ये जो रोटर के जो कंडक्टर बार है वो लेमिनेशंस के साथ सीधे इलेक्ट्रिक कांटेक्ट में है, लेकिन हमारा जो इंड्यूस्ड एडी करंट का फ्लो है वो एंड रिंग के शॉर्ट सर्किट से कंडक्टर्स के बीच में फ्लो होते समय एक लेमिनेशन से दूसरी लेमिनेशंस के बीच में रास्ता नहीं बना पाएगा, क्योंकि दो लेमिनेशंस के बीच में इंटरलेमिनर इंसुलेशन है। लेकिन रोटर में जो इंड्यूस्ड इफेक्ट का करंट है वो बहुत कम वोल्टेज के साथ शॉर्ट सर्किट एंड रिंग से इस तरह के लूप्स बनाता हुआ फ्लो करेगा, क्योंकि हमारी वाइंडिंग के कंडक्टर पार्ट का रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो यहाँ वाइंडिंग में करंट बहुत हैवी अमाउंट का होगा, लेकिन उसमें वोल्टेज ज्यादा नहीं होगी। और दो लेमिनेशंस के बीच में क्योंकि इंटरलेमिनर वार्निश का कॉइलिन इंसुलेशन है, तो लेमिनेशंस के थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा। इसीलिए हमारी शाफ्ट या फ्रेम में भी किसी भी तरह की इंड्यूस्ड वोल्टेज के असर्स नहीं दिखेंगे। एक दूसरी तरह की रोटर कंस्ट्रक्शन को हम वाउंड रोटर कहते हैं। इसमें हम स्टेटर की माफिक ही रोटर की कोर में जो स्लोट्स बने हुए हैं उनमें पेपर इंसुलेशन लगाकर एक डबल लेयर में 3 फेज की 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ पोल स्टेटर के पोल के बिल्कुल बराबर रखे जाते हैं। तीनों फेज की इस वाइंडिंग को आपस में स्टार कनेक्ट करके स्टार पॉइंट को इंसुलेट करके वाइंडिंग के अंदर ही कहीं रख दिया जाता है, और जो दूसरे 3 पॉइंट्स हैं वो बाहर स्लिप रिंग्स के साथ जोड़ दिए जाते हैं। ये जो स्लिप रिंग्स हैं वो ब्रास या फॉस्फोर ब्रॉन्ज की बनाई जाती हैं, जिनके ऊपर हम कार्बन मेटल ग्रेफाइट्स की, जिसमें कॉपर और कार्बन के अलॉय से हम मेटल ग्रेफाइट ब्रशेस बनाते हैं जिनकी कंडक्टिविटी अच्छी है, उनके ऊपर कनेक्शंस को ले लिया जाता है। और हम चाहें तो तीनों ब्रशेस को बाहर से शॉर्ट कर सकते हैं या बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के वाइंडिंग के टोटल रेजिस्टेंस को रोटर सर्किट में बदल सकते हैं। क्योंकि इस तरह के रोटर पे, शाफ्ट पे स्लिप रिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस तरह के रोटर को हम स्लिप रिंग रोटर और इस तरह के इंडक्शन मोटर को हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। एक फेज बाउंड या स्लिप रिंग रोटर की वाइंडिंग के कनेक्शन स्लिप रिंग्स पर आ गए हैं स्टार कनेक्ट करके, और यहाँ जो कार्बन मेटल ग्रेफाइट ब्रशेज हैं उनके साथ हमने बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे, और इस वेरिएशन से हम अगर स्टार्टिंग में वाइंडिंग का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क इतना भी बढ़ाया जा सकता है कि हम मैक्सिमम टॉर्क स्टार्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया के दौरान हमारा स्टार्टिंग करंट भी कम हो जाएगा। तो हमें ड्यूल एडवांटेज होंगे। इस तरह से रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग से स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज होगा और स्टार्टिंग करंट डिक्रीज होगा। इस तरह के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अगर हम कंटिन्यूअस ड्यूटी का बनाएं तो हम सेम टॉर्क पे मोटर को अलग अलग स्पीड पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर रनिंग कंडीशंस में रोटर के सर्किट में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा होगा, स्पीड कंट्रोल के लिए अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो फुल लोड स्लिप है वो इंक्रीज हो जाएगी, रोटर में कॉपर लॉसेज अधिक होंगे जो वस्तुतः मोटर के बाहर हो रहे हैं, एक्सटर्नल हैं। तो मोटर को टेम्परेचर राइज से तो कोई डैमेज नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली एफिशिएंसी लॉस होंगे। इसलिए ऐसी मशीनों की रनिंग परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस के साथ एफिशिएंसी में डिक्रीज होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक स्लिप रिंग मोटर में हम स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज कर सकते हैं, स्टार्टिंग करंट को घटा सकते हैं, कुछ लिमिटेड एक्सटेंट पे इसमें स्पीड कंट्रोल भी
पॉसिबल है, लेकिन रोटर कोर के बाहर जो रोटर वाइंडिंग के ओवर एंग्स आते हैं उनमें लीकेज फ्लक्स ज्यादा होने से रोटर का लीकेज रिएक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जो मैक्सिमम पुल आउट टॉर्क बनता है, जो लीकेज रिएक्टेंस का इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, रोटर लीकेज रिएक्टेंस इंक्रीज होने से पुल आउट टॉर्क कम हो जाएगा, एफिशिएंसियां कम आएंगी। इन मशीनों में वाइंडिंग इंसुलेशन होने के कारण, एक्स्ट्रा स्लिपरिंग होने के कारण, बाहर से रेजिस्टेंस का भी प्रोविजन करने के कारण कुछ कॉस्ट इंक्रीज हो जाती हैं, मेंटेनेंस की समस्याएं भी बढ़ जाती है। इसलिए हम ऐसी स्लिपरिंग मोटरों का इस्तेमाल केवल वहां करते हैं जहां हमें स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा चाहिए, जैसे क्रेन, होइस्ट, एलिवेटर, लिफ्ट या रोलिंग मिल्स। मोटर की कंस्ट्रक्शन और डिजाइन में कुछ मैकेनिकल पार्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। मोटर की फ्रेम के दोनों साइड्स में हम एंड शील्ड्स लगाते हैं। ये एंड शील्ड्स मजबूत होनी चाहिए ताकि बियरिंग को यहाँ बियरिंग हाउसिंग में जब हम रखते हैं और लोड बियरिंग रोटर की शाफ्ट स्टैंड करती है तो रोटर स्टेटर के साथ एक मिनिमम एयर गैप भी बना कर रखे और उसमें इम्बैलेंस मैकेनिकल पुल्स भी डेवलप ना हो। इन एंड शील्ड्स को हम फ्रेम के साथ यहाँ स्टड्स और बोल्ट्स के साथ फिक्स कर सकते हैं। हमारा फ्रेम एंड शील्ड्स का जो स्ट्रक्चर है वो पर्याप्त स्ट्रॉन्ग और रिजिड होना चाहिए ताकि हम स्टेटर और रोटर की जो रिलेटिव कंसेंट्रिक पोजीशंस हैं उन्हें भी मेंटेन कर सके और उनके बीच में एक छोटा यूनिफॉर्म एयर गैप भी मेंटेन रहे। जो मोटर की वाइंडिंग के कनेक्शन हैं वो या तो स्टेटर हाउसिंग के टॉप पे या साइड्स पे ले लिए जाते हैं, जहां से हम उन्हें एक्सटर्नली स्टार्टर में कनेक्ट करते हुए स्टार या डेल्टा रूप में स्टेटर वाइंडिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। आमतौर पे एक कॉमर्शियल एलटी की जो मोटर है वो नॉर्मल डिजाइन्स के रूप में रनिंग कंडीशंस में डेल्टा कनेक्ट रहती है और उसे हम स्टार्टिंग के तौर पे एक स्टार डेल्टा स्टार्टर की मदद से स्टार में कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार और डेल्टा के दोनों कनेक्शंस बनाने के लिए मोटर के जो 6 टर्मिनल्स हैं वो स्टार्टर में जाते हैं। जो रोटर की मैकेनिकल पावर है उसे लोड को ट्रांसमिट करने के लिए लोड साइड में जो ड्रिवन साइड है हमारी मोटर की, वहां शाफ्ट को थोड़ा एक्सटेंड करके एंडशील्ड से बाहर ले लेते हैं और लोड को इस शाफ्ट एक्सटेंशन के साथ कपल कर लिया जाता है। जबकि जो नॉन ड्रिवन एंड है वहां शाफ्ट के एक्सटेंशन पे एक कूलिंग फैन का प्रोविजन किया जाता है जो इंटरनल कूलिंग के लिए एयर का सर्कुलेशन करता है और फ्रेम में जो फिन्स की डिजाइन है या रोटर और स्टेटर के कोर के बीच में डक्ट्स बनाए हुए हैं उनमें कूलिंग एयर के सर्कुलेशन से अंदर की जो हीट है वो बाहर डेसिपेट होती है और टेम्परेचर राइज है वो विद इन लिमिट मेंटेन रहता है। आशा है आज की इस वीडियो से आपको इंडक्शन मोटर की दोनों कंस्ट्रक्शन, स्क्वायल केज और स्लिपरिंग अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हमारी इसी प्लेलिस्ट की मदद से आप इंडक्शन मोटर की आउटपुट इक्वेशन, स्पेसिफिक लोडिंग के असर और जो मेन फ्रेम की डायमेंशंस कैलकुलेशंस हैं उन्हें समझ सकते हैं। हमारी दूसरी वीडियो की मदद से भी आपकी विषय समझ अच्छी बने, आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू once again for the support you have extended to Shridevi Classes YouTube channel.